Morning students, today we will discuss about Bohr's model for hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम के लिए बोर मॉडल को आज हम पढ़ेंगे और इस बोर मॉडल की कुछ पोस्टुलेट्स हैं। इन पोस्टुलेट्स में नंबर 1, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस in a circular path of fixed radius and energy. These paths are called orbits. इसकी पहली पोस्टुलेट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड रेडियस वाले जो सर्कुलर पाथ है इसमें चक्कर लगाते हैं और इन सर्कुलर पाथ्स को कहा जाता है ऑर्बिट्स। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो बराबर एवं अपोजिट साइड में फोर्स कार्य करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन सदैव अपने ही कोस में राउंड करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ये दो बल हैं जो फोर्स हैं वो है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं और एक दूसरे की अपोजिट साइड में होते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिनकी वैल्यूज mv²/r और Ze²/r² के इक्वल होती है। चूंकि मैंने कहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं और एक दूसरे की अपोजिट साइड में होते हैं, तो हम लिख सकते हैं mv²/r = Ze²/r²। देखो r से r कैंसिल, तो हमारे यहां बचा mv² = Ze²/r, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बोर मॉडल की पहली पोस्टुलेट क्या है कि द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड रेडियस। दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और इन सर्कुलर पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं और इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो इक्वल और अपोजिट साइड में फोर्स कार्य करते हैं जिन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जिनकी वैल्यू mv²/r और Ze²/r² के समान होती है। बराबर में रख दिया, इक्वल रख दिया, तो mv² = Ze²/r, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं कि बोर मॉडल की सेकंड पोस्टुलेट क्या है। An electron can move only its angular momentum h/2π, कि इलेक्ट्रॉन जो है उन्हीं सर्कुलर पाथ्स में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम का मान h/π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मीन्स mvr = nh/2π. It means that angular momentum is quantized. सेकेंड पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर पाथ्स जिन्हें हमने ऑर्बिट्स कहा है में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए इनके एंगुलर मोमेंटम का मान nh/2π के इक्वल होता है। यानी एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इट्स एंगुलर मोमेंटम h/2π, इक्वेशन नंबर 2। यहां n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिट की संख्या, h नॉन एज प्लैंक कांस्टेंट and its value is equal to 6.62 into 10⁻⁻34 joule second. Pi is equal to 3.14. पोस्टुलेट नंबर थर्ड पोस्टुलेट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने स्वयं के ऑर्बिट में राउंड मारता है, चक्कर लगाता है, तो इसके द्वारा एनर्जी का ना तो इमिशन होता है और ना ही एब्जॉर्प्शन होता है। जब इलेक्ट्रॉन स्वयं के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है
मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाते समय इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ना तो एनर्जी का इमिशन होता है और ना ही एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है, ये हमारी कहलाएगी लोअर स्टेशनरी स्टेट और ये कहलाएगी हायर स्टेशनरी स्टेट। मान लीजिए इस लोअर स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी है E1 और जो हायर स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी है E2। और जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एनर्जी का इमिशन होता है अथवा एब्जॉर्प्शन होता है। कैसे होगा इमिशन और एब्जॉर्प्शन, ध्यान देना। यदि इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेशनरी स्टेट से हायर स्टेशनरी स्टेट में प्रवेश करता है, मतलब मतलब ये हमारी है ऑर्बिट नंबर n बराबर 1, ये होगा n बराबर 2, तो n बराबर 1, n बराबर 2। तो जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 2 ऑर्बिट में ट्रांसफर होता है तो इसके द्वारा हमेशा ऊर्जा का या एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि ये हमारी निम्न ऊर्जा स्तर अवस्था है और ये उच्च ऊर्जा अवस्था है। और जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में प्रवेश करता है तो इसके द्वारा ऊर्जा का या एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, सॉरी इमिशन होता है। तो यहां से यहां जाने पर तो होगा एब्जॉर्प्शन और यहां से यहां तक जाएगा तो होगा इमिशन। यानी जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में प्रवेश करेगा, मूव करेगा, तो इसके द्वारा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में प्रवेश करेगा तो इसके द्वारा एनर्जी का इमिशन किया जाएगा। यदि मान लें हम कि लोअर एनर्जी स्टेट की एनर्जी है E1 और हाई एनर्जी स्टेट की एनर्जी है E2, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी डेल E इज इक्वल टू होगा E2 माइनस E1। आगे देखिए, बाय प्लांक क्वांटम सिद्धांत वी नो दैट डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू। डेल्टा E डिफरेंस है एनर्जी, एनर्जी का डिफरेंस है टू स्टेट्स के बीच में, और डेल्टा E इज इक्वल टू होता है एच न्यू। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन एच। वी नो दैट डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, तो डेल्टा E के स्थान पर हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1, तो न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन एच। यहां यह बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल कहलाता है, बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। तो इसे हम बोलते हैं बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। आगे हम बात करें, इस बोर मॉडल की सहायता से किसी ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी ऑर्बिट की हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं कि किसी भी ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और किसी भी ऑर्बिट की रेडियस किन फॉर्मूला से ज्ञात की जा सकती है। तो देखिए, रेडियस तो हम ज्ञात कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। इस फॉर्मूले की सहायता से हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट की रेडियस ज्ञात कर सकते हैं।
और हाइड्रोजन एटम की किसी भी एनर्जी को यदि कैलकुलेट करना हो तो E इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बारी आती है कि कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाए। तो मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन रख दे कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में उपस्थित फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस ज्ञात करनी है। तो हाइड्रोजन एटम, बोलो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। हाइड्रोजन एटम आते ही हम समझ गए कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है 1। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 1 की रेडियस ज्ञात कीजिए, यानी क्या कैलकुलेट करवाना चाहता है वो आपसे r। तो वी नो दैट r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। तो r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन जेड 1 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर आ जाएगा r इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम आंसर। इसी प्रकार से आगे हम चले। और क्वेश्चंस करें, जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये किया जाए कि हाइड्रोजन एटम के पहले और सेकंड यानी फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट की रेडियस का रेशो क्या होगा। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट की रेडियस का रेशियो क्या होगा, क्या चाहता है वो प्रश्न में आपसे। देखिए हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1, फर्स्ट एंड सेकंड रेडियस का रेशियो निकलवाना है। तो R इज इक्वल टू ये मान लीजिए ज्ञात करना है आपको R1। सेकंड ऑर्बिट की रेडियस मान लीजिए क्या निकालनी है R2। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 2 और इनका हमको निकालना है रेशियो। तो सबसे पहला काम हमारा होगा R1 कैलकुलेट करने का। तो R1 इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। R1 इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर ऑर्बिट नंबर 1, हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो R1 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब कैलकुलेट करते हैं सेकेंड ऑर्बिट के लिए रेडियस। तो R2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन जेड। बताओ हाइड्रोजन एटम के लिए वही Z बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। तो R2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। हमको ज्ञात करना है फर्स्ट एंड सेकेंड रेडियस जो है उसका रेशियो। तो R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R1 कैलकुलेशन पर हमें मिला 0.529 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई R2 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम और 0.529 से 0.529 कैंसिल। तो R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू 1/4 यानी R2 इज इक्वल टू 1/4। तो ये निकल गया उसका रेशियो। इसी प्रकार से हम एनर्जी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखिए
आपके सामने कोई क्वेश्चन रख दिया जाए कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी या हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी याद कीजिए। तो देखिए, हाइड्रोजन एटम के लिए Z इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, N इज इक्वल टू 1। क्या कैलकुलेट करनी है? एनर्जी। वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर जूल पर परमाणु या जूल प्रति एटम। E इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू Z स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर 1 का स्क्वायर जूल। E इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। आंसर। यदि आपसे सेकंड ऑर्बिट की निकलवाता है तो हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 और N बराबर हो जाएगा 2। थर्ड ऑर्बिट की निकलवाता है हाइड्रोजन के लिए तो हाइड्रोजन के लिए Z इज इक्वल टू 1 और N इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। लेकिन मान लो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से कर दे कि हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट यानी फर्स्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः हटाने के लिए आप बाहर निकाल दें, आवश्यक एनर्जी क्या होगी? अब आपने ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? फर्स्ट ऑर्बिट में, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट से निकलकर जाएगा कहां, ये आपको नहीं बताया गया है। तो आप मान लेंगे कि वो इनफाइनाइट ऑर्बिट में गया है, अनंतवें कोश में। और इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है E इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। आपको यदि ये कहा जाए कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट कीजिए तो कर दिया, लेकिन क्वेश्चन ये कर दिया जाए कि फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, अब हटाएंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी तो आपने निकाल दी, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट से वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में गया है ये आपको पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ये मानना है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से निकलकर इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला गया, अनंतवें कोश में चला गया। तो वो कह रहा है कि आवश्यक ऊर्जा रिक्वायर एनर्जी क्या होगी? तो हमारे पास में वो आवश्यक एनर्जी होगी डेल्टा E इज इक्वल टू E इनफाइनाइट माइनस E1, यानी इनफाइनाइट वाले कोश से पहले कोश की या E1 की एनर्जी को घटा दीजिए। तो डिफरेंस जो होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा जाएगी। तो E इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या है? 0 माइनस E1 में कैलकुलेट कर चुका हूं माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। तो डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब रिक्वायर एनर्जी की बात होती है किसी इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। यदि आपसे कहा जाए कि फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को पांचवें यानी कि फिफ्थ ऑर्बिट में ट्रांसफर करने के लिए या आवश्यक एनर्जी क्या होगी पांचवें से फर्स्ट में, तो हमेशा ध्यान रखो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आपने निकाल ली, अब आपको निकालनी है कौन सी ऑर्बिट की? फिफ्थ ऑर्बिट की। फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी आप निकाल लेंगे, Z बराबर 1 और N बराबर 5 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी में से फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को घटा देंगे, तो वैल्यू हमेशा कैसी आएगी आपकी? पॉजिटिव। तो इस प्रकार से कुछ न्यूमेरिकल्स आप हल कर सकते हैं। अब बारी आती है बोर मॉडल की लिमिटेशंस, किसकी कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं। तो सबसे फर्स्ट लिमिटेशन तो यह है कि बोर मॉडल जो होता है सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लीनियर स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है।
हाइड्रोजन एटम के लीनियर स्पेक्ट्रम, जो लाइनर स्पेक्ट्रम है, उस लाइनर स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है सिर्फ किसकी? हाइड्रोजन एटम की। ऐसे एटम्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मोर देन 1 होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे एटम के लाइनर स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर मॉडल नहीं करता। हाँ, ये जरूर है 1 इलेक्ट्रॉन रखने वाले जैसे हाइड्रोजन एटम He+, Li2+, Be3+, ये ऐसे आयन हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन है इनमें, तो इनके लाइनर स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर मॉडल करेगा। लेकिन जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है मोर देन 1, एक से ज्यादा हैं, उनके लाइनर स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर मॉडल नहीं करता। नेक्स्ट नंबर 2, एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स के बनने की, केमिकल बॉन्ड के माध्यम से मॉलिक्यूल बनने की है कोई एक्सप्लेनेशन, ये व्याख्या नहीं करता। नंबर 3, बोर मॉडल जीमान प्रभाव, जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट की व्याख्या नहीं करता। ये जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट। यदि हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दें और उसमें किसी स्पेक्ट्रमी लाइन को इससे पास करें तो इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, इसका विपाटन हो जाता है, इसे कहते हैं जीमान इफेक्ट। और यदि हम यहां मैग्नेटिक फील्ड के स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग करते हैं तब इसे कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ spectral lines in present of electric field is called Stark effect, or in presence of magnetic field is called Zeeman effect. Thank you.